अटूट आस्था का शाश्वत शाश्वत प्रतीक सोमनाथ। जी हाँ, मेरी यह समीक्षा केवल विद्यार्थियों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। इस सोमनाथ प्रतीक पर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसलिए विद्यार्थी इस समीक्षा को ज़रूर सुनें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की समीक्षा को सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भारत केवल एक भूभाग नहीं अपितु हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत राष्ट्र है। भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा अजर अमर है और केवल रूप बदलता है। इस कारण भारत की सनातन संस्कृति की उसकी आस्था भी अनश्वर है। इतिहास साक्षी है कि इस चेतना को मिटाने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, किंतु न इसे झुकाया जा सका, न समाप्त किया जा सका। सौराष्ट्र में समुद्र तट पर अवस्थित श्री सोमनाथ मंदिर उसी राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तेजस्वी प्रतीक है। विगत 1000 वर्षों का कालखंड इसका प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता हर क्षण अडिग रही। आज जब भारतवर्ष 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं अपितु भारत की आत्मा, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान को पुनर्अनुभव करने का पावन अवसर भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ने शताब्दियों के असंख्य आक्रमण और विध्वंस देखे, किंतु हर बार वह और अधिक गौरव और तेज के साथ पुनः स्थापित हुआ। महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक अनेक आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर वे स्वयं इतिहास में विलीन हो गए और सोमनाथ मंदिर अडिग रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जब देश विभाजन को पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितता में गुजर रहा था, तब हर भारतवासी यह अनुभव कर रहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, भारत को सांस्कृतिक स्वाधीनता का भी पुनर्स्थापना करना होगा। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह केवल एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं, स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतिष्ठा का स्वप्न संकल्प था। सरदार पटेल जानते थे कि यदि राष्ट्र को आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव को जोड़ना ही पड़ेगा। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था और स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि सरदार पटेल अपने उस स्वप्न को साकार होते नहीं देख सके, पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह निर्णय उनकी उद्घोषणा था कि भारत के सांस्कृतिक आत्मा को किसी वैचारिक आग्रह से दबाया नहीं जा सकता। आज अमृतकाल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्व से साक्षात्कार कर रहा है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही कालखंड है। जो कार्य स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ किया था, वही चेतना आज मोदी जी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी 5 शताब्दियों के संघर्ष, धैर्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान की ऐतिहासिक परिणति है। कभी जिन आक्रांताओं ने श्री राम जन्मभूमि को अपमानित कर भारत की आस्था पर प्रहार किया था, आज उनका नाम इतिहास के अंधकार में खो चुका है, किंतु प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है। इस क्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास काशी की जीवंतता और भारत की सनातन चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज वैश्विक स्तर पर भी भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को नई स्वीकृति प्राप्त हो रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, अध्यात्म और सनातन की जीव दृष्टि के प्रति विश्वास का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है।
यह केवल भारत में सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, यह भारत की उस शाश्वत दृष्टि का स्वीकृति है जो मानवता को संतुलन, सह अस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनी जैसे आतताइयों के विध्वंस पर उल्लास सृजन और वैभव का नव अंकुरण प्रस्फुटित हो रहा है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें स्मरण कराता है कि कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक शक्ति से महान नहीं बनता, उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास और उसकी सभ्यतागत निरंतरता में निहित है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ना कि आर्थिक शक्ति से ही कोई देश महान नहीं बनता, उसकी वास्तविक चेतना, उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसकी ऐतिहासिक आत्मविश्वास और उसकी सभ्यतागत निरंतरता में निहित है। यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखिए एट प्रेजेंट में हम जब से फेसबुक या व्हाट्सएप या नई तरह की या यूट्यूब या हम सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे ऊपर किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ा है कहने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, परंतु हमारी सांस्कृतिक विरासत जैसे ड्रेसिंग हुई, किस राज्य में किस प्रकार के लोग किस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, वो धीरे धीरे लोप यानी कम होते चले गए। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कल्चरल ड्रेस पहनकर अगर हम बाहर निकलते हैं या उस क्षेत्र में बाहर निकलते हैं तो लोग आश्चर्य से देखते हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे देश की संस्कृति की क्या अवस्था होगी, हम क्या सांस्कृतिक चेतना को जगा पाएंगे, ये सोचने का प्रश्न है। तो हमारी सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप सोच लीजिए कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कभी भी पैंट शर्ट में ज़्यादातर जाते हैं, कभी किसी सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाले यानी कि लोकल ड्रेस जो कि उस क्षेत्र में चलने वाले जो ड्रेस हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये कुछ एक ऐसी पॉइंट हैं जिसकी वजह से सांस्कृतिक चेतना हम केवल मुंह से जगा पाते हैं, जबकि उसका इफ़ेक्ट हम समाज पर डाल नहीं पाते हैं। जिन राष्ट्रों ने अपने जड़ों को भुला दिया वे इतिहास में धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। अब यहाँ पर वही बात कह रहा है, जो जड़ों को भुला देते हैं वहाँ पर धीरे धीरे वे कमज़ोर हो गए। किंतु भारत ने हर युग में अपने आत्मा को सुरक्षित रखा। आज जब हम पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह अवसर नई पीढ़ी को भारत के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का भी है। यह पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी है। उसे यह समझना होगा कि भारत का उत्थान केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं है। भारत तब पूर्ण रूप से विकसित और शक्तिशाली बनेगा जब वह अपने आत्मा से जुड़कर आगे बढ़ेगा। श्री सोमनाथ मंदिर जी हमें यह भी स्मरण कराता है कि पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं होता, वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। जी हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है ना कि पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं होता, यानी कि हमने बहुत ही अच्छा बना दिया जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जिसका काफ़ी अच्छा एरिया एक्वायर कर लिया है, वो हो गया भौतिक पार्ट। वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। जो भी कोई भी पुनर्निर्माण है वो मानसिक रूप से भी होगा, ताकि लोगों को यह विश्वास रहे कि यहाँ हमारा जो है सोमनाथ मंदिर इस प्रकार से है। वो तो मानसिक विकास हो गया। राष्ट्रीय हो गया हमारे राष्ट्र का सोमनाथ मंदिर इस प्रकार से है, तो वो राष्ट्र का विकास हुआ। जैसे सेम राम मंदिर जब बना तो उससे क्या हुआ, पुनर्निर्माण हुआ। भौतिक रूप से जहाँ राम मंदिर पहले था वहाँ नहीं बना, लेकिन उसी एरिया में थोड़ी सी दूर जा कर के एक दोबारा राम मंदिर बना। तो उसने क्या दिया, हमारे देश को एक मानसिक विकास दिया। वो कह रहा है कि हमारा देश एक मानसिक रूप से स्वतंत्र हुआ कि हमने एक राम मंदिर बनाया जो कि राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि राष्ट्र में केवल एक राम मंदिर ही बना है, लेकिन बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि उन्होंने राम मंदिर पे ही क्यों पैसा लगाया है।
यहाँ पर यही वो बात बताई जाती है कि इससे देश की मानसिक अवस्था पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए ये एक पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण की एक ये राजनीतिक और ज़बरदस्त क्रांति है जो कि मोदी साहब के शासन में आई है। तो वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। तो और ये राम मंदिर का बनना मानसिक ही नहीं, राष्ट्रीय रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर का बनना राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण रहा, उसी प्रकार से राम मंदिर का भी बनना राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हुआ। और राष्ट्र के महत्वपूर्ण होने से उससे कितना ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ कि आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश, जहाँ कभी वो कर्जे में रहता था, वो इसी राम मंदिर के बनने पर अच्छा खासा टैक्स दिया उसने और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। जब कोई समाज अपने टूटे हुए प्रतीकों को पुनः स्थापित करता है तो वह केवल भवन ही निर्माण नहीं करता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है। जी हाँ, यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब कोई भवन निर्माण होता है तो उसमें वो आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है। आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए क्या होगा? लोग जहाँ जहाँ भारतीय लोग गए हैं वो किसी न किसी तरह से राम मंदिर के साथ जुड़ेंगे। जब वो राम मंदिर के साथ जुड़ेंगे तो उससे आत्मविश्वास बनेगा और पुनर्जीवित होने की सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर यही बात कही गई है। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ हमें यही प्रेरणा देती है कि राष्ट्र का स्वाभिमान उनकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। यदि संस्कृति सुरक्षित है तो राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मंदिर में पूजा करने वाले जो पुजारी हैं वो केवल वो सांस्कृतिक रूप से ही जुड़े हुए हैं। वास्तविकता ये है कि जैसा कि अभी बताया गया है ना, कि वो हमारी सांस्कृतिक चेतना की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वास्तविकता यही है कि वो राष्ट्र का स्वाभिमान उनकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है कि उनकी संस्कृति किस प्रकार से बन रही है। और यदि संस्कृति सुरक्षित है तो राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है। संस्कृति अगर किसी भी राष्ट्र की सुरक्षित है तो उससे राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो एक पहचान बना के रखता है और उसी से बेनिफिट होता है। आइए इस अवसर पर हम सब संकल्प लें कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाएं, भावी पीढ़ियों को अपनी सभ्यता का गौरव समझाएं और अमृतकाल में भारत को उसके वैश्विक स्वरूप तक पहुंचने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जय सोमनाथ की। तो ये लेखक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और वास्तविकता भी यही है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे योगी आदित्यनाथ जी का है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नया भारत आज सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनबी जैसे आतताइयों के विध्वंस पर उल्लास सृजन और वैभव का नया अंकुर प्रतिष्ठित हो रहा है। देखिए, सच तो यही है, आक्रमणकारियों से चीन भी पूरी तरह से प्रभावित रहा जिस प्रकार से भारत रहा, और वो भी मुस्लिम आतंकवाद से पूरी तरह से डैमेज स्थिति में रहा। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी आगे चीन ले गया, न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि वो सांस्कृतिक स्तर पर भी मजबूत हुआ। यहाँ पर धीरे धीरे भारत भी अपनी पुरानी विरासतों को मजबूत कर रहा है। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जैसे भोजशाला जो मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सरस्वती जी की पूजा होती थी, अगर किसी तरह से सरस्वती के उत्थान को भी, सरस्वती मंदिर के उत्थान को भी इसी प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में एक लोकप्रियता बढ़ेगी, सरस्वती पूजन की विधि पर और सरस्वती पूजा का महत्व बढ़ेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा सांस्कृतिक विरासत पर। तो और इससे बुद्धि का भी उत्थान होगा। बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारे
सांस्कृतिक विरासत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप ये सोचिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में ही इस प्रकार से बनाया गया है। आप सोचिए कि चीन की संस्कृति में विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग करके, नए-नए तरह के तकनीकी का उपयोग करके वो नई-नई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। जबकि हमारी जो भारतीय संस्कृति में सेम वैसे ही नई-नई तकनीकी का उपयोग करके हमने भी कई तरह के मंदिरों को जो बनाया था वो धीरे-धीरे आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। अब उसी का पुनरुत्थान हो रहा है, यानी हम भी धीरे-धीरे अपनी संस्कृति को अपनी पहचान दिलाने में कितना ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्रवादी कहें या एक पार्टी सत्ता चीन में है, इस वजह से उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया और उसका मेन कारण था व्यापारिक रूप से चीन को मजबूत होना। भारत को भी चाहिए कि व्यापारिक रूप से इस प्रकार से मजबूत हो ताकि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ठीक ठाक से मजबूत बना सकें और उसी प्रकार से हम भी मजबूत बन सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी विरासत जब कभी अपने देश में या किसी दूसरे देश में आती है तो वो विध्वंसक रूप से इस्तेमाल करती है। उनका ये रहता है कि पुराना राजा अपना कोई भी सबूत ना दे पाए, कोई भी सबूत ना छोड़ पाए, तो पुराने राजे का पूरा सबूत मिटा देते हैं। परंतु हमें अपने प्राचीन सबूतों को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारे को इसी प्रकार से अपने योग्य नागरिकों को बनाना है ताकि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को ठीक ठाक और बेहतरीन तरीके से बना सकें। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।